रमज़ान मुबारक डॉक्टर साहिबा। बहुत लेट हो गया, अब तो ईद का टाइम आ गया, तो रमज़ान और ईद दोनों मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। और रमज़ान का आखिरी अशरा है और फिर यकीनन ईद के हवाले से हमारे लिए जो खुशियाँ हैं वो कोरोना की वजह से थोड़ी अधूरी हुई हैं, सिमट गई हैं और वो खुशियाँ घरों में कैद हो गई हैं। मगर खुशी तो इंसान के अंदर होती है, खुद से होती है ना। कि आप तो खूब एनर्जी थी आपके अंदर, आप घूम रही थी इधर उधर, ये बाज़ार वो बाज़ार, इतनी ज़्यादा। सो कैसे ये भाग दौड़ ये कितने सालों से चल रही है, याद है या आप भूल गई? मेरे अंदर जो वालिद साहब मेरे माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत दे, आमीन आमीन, वो मुझे कहते थे कि तेरे पाँव में ना अगर मैं मीटर लगाऊं ना तो रात को उसको चेक करूं तो तुम्हारी जो है वो मिनिमम रनिंग जो है ना वो मुझे 100 किलोमीटर नज़र आती है। क्योंकि मैं टिक के नहीं बैठती थी और बचपन से एक जगह नहीं बैठती थी। और ही यूज्ड टू फॉलो मी कि मैं अभी वो देख रहे हैं तो मैं इधर, अभी वो इधर, अभी इधर। तो वो एक जो नचल्ला बच्चा होता है ना, जो हर वक्त एक्शन में होता है, वो सारा मजाज था मेरा। तो चूँकि मुझे आदत थी, स्कूल में आदत थी, स्कूल में क्लास 1 में मॉनिटर, एज अ क्लास रैप, एज अ प्रीफेक्ट, फिर हेड गर्ल और फिर अल्टीमेटली इधर एफजे में आई हूँ तो यहाँ यूनियन प्रेसिडेंट। आपसे तो स्कूल की कॉलेज की लड़कियां भी खूब जेलस होती होंगी। नहीं नहीं, है ना, वो सारी मुझसे प्यार करती थी। आप वो स्ट्रिक्ट वाली मॉनिटर होती होंगी जो नहीं, थोड़ी सी मैं बेईमानी कर लेती। यही मैं कहने वाली थी कि दोस्त तो आपने खूब अच्छे अच्छे बनाए, मगर और अच्छे लोग भी आपको मिले माशाल्लाह से, यू हैव बीन लकी। बट खाली अच्छे लोग मिले सिर्फ नहीं, मोहब्बत करने वाले मिले। ऐसे लोग मिले जब आप रोई तो वो हंसे? नहीं, मैं इस चीज़ को मैंने नहीं देखा कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हों। मेरे इर्द गिर्द, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग आ भी जाए तो वो सस्टेन नहीं कर सकते। यू हैव ऑलवेज बिन अ लीडर। मेरी दादा की पंचायत में मैं जब बैठती थी, अपने अब्बू की पंचायत में बैठती थी जहाँ कत्ल के फैसले होते थे, तो जहाँ मैं, मेरी दादी मरहूम, जब मैं उनको कोई कमेंट उन फैसलों पे देती थी बहुत छोटी एज में, हाँ जी, तो वो कहा करती थी कि ये मेरे ख़ानदान का लीडर है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? किसने ये कॉन्फिडेंस दिया था? अम्मी ने, अब्बा ने? कोई बात ऐसी याद रह गई? वालिद साहब ने। क्या? मैं सबसे पहली अपनी फैमिली की लड़की थी, बच्ची थी जो स्कूल गई, और स्कूल जाना उस दौर में एक बहुत बड़ा जुर्म था। आप लोग कितने बहन भाई थे? हम लोग 3, मेरे स्टेप ब्रदर तो मिला के यानी 4 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स। तो आपने बचपन कैसा गुजारा? अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप था? देखिए, मैंने देखा कि उस इलाके में जब हम पैदा हुए तो पहला वहाँ पे पक्की कोठी जिसको कहेंगे या मकान कहेंगे या घर कहेंगे, फार्म हाउस कहेंगे, वो हमारा था। तो जब हमने आँख खोली तो उस पूरे एरिया में वी वर दी प्रिविलेज्ड फैमिली, वी वर द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली। सबसे अहम बात यह है कि जो बच्ची इर्द गिर्द के देहात से कहीं स्कूल जाती तो मेरे दादा लोग उसको बुलाते, उसको खुद पैसे देते कि तू बच्ची आवारा करने लगा है, ये पकड़, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये ले और उसकी शादी कर दे, वो उसको दूसरे गांव में नहीं जाने देना। फिर आप पे शादी का प्रेशर? तो फिर ये हमारे लिए चैलेंज था। जब मेरी बारी आई तो मेरी वालिदा ने बगावत की, क्योंकि मेरा सारा ननिहाल जो है वो आर्मी में है। अच्छा, पढ़े लिखे हैं। उस दौर में यानी जिस वक्त हम स्कूल में जा रहे थे तो मेरी कज़न्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुकी हुई थी, और दोनों फैमिलीज़ में कंट्रास्ट ये था कि ये फैमिली मेरी ददहाल की पैसे वाली थी, ज़िम्मेदार थे और बिजनेसमैन थे, सियासतदान थे। वो फैमिली जो थी वो पढ़े लिखे लोग थे, मुलाजमत पेशा थे और फिनंशियली इकनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने हमारा ददहाल था, लेकिन शऊर में बहुत आगे थे। ट्रू। और फिर वो प्रेशर था मेरे मामू लोगों का, ननिहाल का, कि जब मेरी वालदा वहाँ गई उस फैमिली में, उन्होंने चेंज लाई, उन्हें स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटियाँ तो पढ़ेंगी। और वो रेजिस्टेंस जो फैमिली में आई
उन्होंने कहा जी मुझे आप निकालना चाहते हैं निकाल दें, लेकिन मेरी बेटियां पढ़ेंगी। ओए होए, ये एंड वाली जो थी ना, ये सबसे हैवी थी। और ये जो था ना सूरत हाल, अब हमारे ऊपर प्रेशर क्या था कि जब हमें शहर भेजा गया, दाखिल कराया गया, अब हमारी वालदा ये सबक हमें पढ़ाती थी बैठ के, तुम लोगों के पास गलती की गुंजाइश नहीं, मुझे लेट डाउन नहीं करना, मुझे इस फैमिली के सामने शर्मिंदा ना करना, मुझे कोई ऐसी चीज़ ना करना जिससे ये साबित हो कि तुम्हारा वालिद, उनकी आइडियोलॉजी गलत थी, मुझे तुम लोगों में कामयाबी देखनी है, मैंने तुम्हें रुका हुआ नहीं देखना, आगे बढ़ो। ये वो वजह थी कि मैं 7th क्लास में गद्दी रख के नीचे मेरे वालिद साहब ने मुझे ड्राइविंग सिखाई, और वो जिस तरह मैं ट्रेन कर रहे थे, आई विश कि मैं कम अज़ कम अपने बच्चों को वैसा ट्रेन कर सकूं। रमज़ान में भी आपने बड़ा मसरूफ़ रमज़ान गुजारा, और याद है कि कब ज़रा फ्री टाइम में ईद मनाई थी लास्ट? ज़िंदगी में तो ये मौका मिला ही कोई नहीं है, यकीन माने। क्योंकि यकीन माने मेरी शादी के बाद वाली ईद जो थी, कैसे हुई थी शादी? शादी में छुट्टी पे आई हुई थी, क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडेज पे, तो उसके बाद ये था कि शादी के बाद वाली ईद जो है वो सुकून वाली ईद होती है, लेकिन वो सुकून वाली नहीं थी, वो दावतों वाली ईद थी। शादी करने का शौक था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो गुस्से में थी जब शादी की गई थी? नहीं नहीं, मेरी वालदा और वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये करनी चाहिए, और वालिद साहब, ऐसा तो नहीं था लड़की कहाँ पहुँच रही है? उनको ये था कि क्योंकि ये इंटरनेशनली सारा टाइम फिर रही होती है, तो इसके साथ एक गार्ड होना ज़रूरी है। हाँ, तो आपको कोई गार्ड वैसे खुद से नहीं मिला था? नहीं नहीं, वैसे तो गार्ड होते हैं, जो कस्टोडियन गार्ड हो। कस्टोडियन गार्ड, ये बात है, उस दोनों में फ़र्क होता है। तो फिर क्या शादी के बाद कैसी रही ज़िंदगी? जो मेरा गार्ड चुना गया, कस्टोडियन गार्ड, हाँ जी, वो खुद 16 साल जापान रहा, तो वो भी मेरा ये था कि भाई आप शादी ज़रूर करें। मुझे कहा गया 3 क्राइटेरिया थे। अनलकीली वालिद साहब की डेथ जब हुई तो मैं हाउस जॉब कर रही थी 97 में, 97। तो शादी मेरी 2000 में हुई। तो वालदा थी, तो उन्होंने जो पैरामीटर रखे हुए थे शादी के, नंबर 1 के वो अवान हो, ज़िम्मेदार हो और सियालकोट से हो। ओहो। तो जब उन्होंने ये तीनों क्राइटेरिया मेरे सामने रखे तो मैंने कहा जी इनसे हट के मेरा क्राइटेरिया भी है। हाँ जी, मुझे सिर्फ एक दिलचस्पी है कि वो पढ़ा लिखा हो, नंबर 1, और नंबर 2 के मेरे वर्किंग वुमेन होते हुए, क्योंकि मैं यूएन में थी, इंटरनेशनल मेरा एक कैरियर है, तो उसके रास्ते में रुकावट ना हो और वो मुझे हेल्प और सपोर्ट करे, ना कि रोके। तो फिर हुआ ऐसा? फिर इन्होंने कहा जी कि अभी कर लेते हैं बात, ये तुम्हारा वैलिड पॉइंट है। तो मेरी सिस्टर्स ने नंबर मिलाया, ही वाज इन जापान। तो उन्होंने कहा जी कि भाई बात ये है कि उसने तो करना है, अपना प्रोफेशन छोड़ना कोई नहीं है, तो आप बताएं कि आप अगर समय, और ये जहन में रखें कि शी इज़ अ वर्किंग वुमन, तो अगर आपको कोई घरेलू खातून चाहिए जो आपके लिए खाने बनाए, बच्चे पाले, घर को मैनेज करे, तो वो शी इज़ नॉट फिट फॉर दैट। और आप थोड़ा सा फिर नज़रसानी कर लें। आपकी वालदा ने नहीं कहा कि बेटा घर बसाना है या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए या क्या ज़रूरी है? शी वांट के भाई दोनों चीज़ें साथ लेके चलो। इतना सारा दिमाग जब होता है एक औरत के पास, तो वो क्या सोच के सियासत में जाती है? देखिए उसमें चूँकि मेरे वालिद साहब इससे पहले जो है वो ही वाज अ पॉलिटिशियन इन दैट वे कि भुट्टो साहब की असेंबली के साथ उस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अनफॉर्चुनेटली जो मार्शल लॉ लगा 77 ऑनवर्ड, तो 77 के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। Did he want to see you as a politician? Yes, he was grooming me for this assignment. क्योंकि कोई वालिद भी, मैं कम अज़ कम इस यानी सेंचुरी के अंदर मैं अपनी बेटी को वो सब कुछ स्पेस नहीं दूंगी जो मेरे वालिद साहब हमें देते थे। हिम्मत की बात है। तो बाप बेटी की बात क्या होती थी? मैं ये समझती हूँ कि वो उनकी जो विजन थी वो इतनी ब्रॉड थी कि मैं जो आज भी अपने बच्ची के लिए ना सोचूं,
वो उस वक्त पॉकेट मनी से लेके हमारी फ्रेंड्स तक और स्कूल तक और फिर कॉलेज तक, मैं आपको इंटरेस्टिंग एफजे का वाक़या सुना दूं कि मैं फड्डेबाज शुरू से थी। फड्डेबाज क्यों थी? कभी अपनी ज़ात के लिए फड्डा नहीं किया था। जब भी किसी के साथ पंगा किया, लड़ाई की, किसी काज के लिए की, अपनी ज़ात के लिए नहीं की। फड्डा आपने कितना एक्सट्रीम किया है कॉलेज या स्कूल के ज़माने में? कॉलेज बंद करवाए, मार स्ट्राइक किए। नहीं, हमने सड़कों पे एहतजाज सड़कों पे किए, आके अपना हक मांगने के लिए शोर मचाया। कभी आप जख्मी हुई हैं ऐसे किसी वाक़े में? नहीं, डायरेक्टली नहीं हुई, लेकिन एक दफ़ा अपनी एनाटमी की प्रोफेसर के सामने बैठी हुई थी। हाँ। और साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्ट्राइक ऑफ करो। मैंने कहा जी स्ट्राइक ऑफ नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी डिमांड्स हैं आप वो पूरी करें। तो उन्होंने कहा कि और जिन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्राइक हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि सब स्टूडेंट्स क्लास में आना चाहती हैं, यू आर दी ओनली ब्लैक शिप। जो ही उन्होंने ये कहा तो मैंने ना ज़ोर से मुक्का मारा उस टेबल पे कि हाउ यू कैन से दिस। तो जो ही मैंने वो मारा मुक्का तो वो शीशा टूटा, तो उससे वहाँ मेरा ये सारा हाथ कट गया, ये स्टिचिंग हुई सारी इस पे। और अगर आपकी स्ट्राइक हो रही होगी और आपको कहा जाएगा कि ऑफ कर दो, तो मैं उसके लिए ऑफ कोर्स अपनी लॉजिकल डिमांड्स जो हैं उसको पूरा करवाऊंगी, और जो हमेशा करवाती रही हूँ। हम स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, आप लोग कहीं मत स्ट्राइक ऑफ कीजिएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द वेरी इंटरेस्टिंग फिरदौस आशिक अवान हमारे शो में मौजूद हैं। आपने अपने अब्बा की इतनी ज़्यादा बात की कि मुझे पता है कि जब उनका इंतकाल हुआ होगा तो उस इवेंट का आपकी लाइफ पर बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जैसे उनकी ज़िंदगी का इम्पैक्ट था, उनके जाने का क्या इम्पैक्ट रहा? जाने का इम्पैक्ट इस लिहाज से बहुत लीथल था मेरे लिए कि मैं डबल जेपडी में थी। जिस वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ, पहला हार्ट अटैक हुआ उनको जब मेरे भाई की 96 में रोड साइड एक्सीडेंट में डेथ हुई, और वो 26 इयर्स ओल्ड यकम मई को डेथ हुई, और ईद के तीसरे दिन और ईद के बाद उसकी शादी थी। तो वाला साहब को वो पहला झटका था। उसके बाद जो 97 में उनको दोबारा हार्ट अटैक हुआ, तो मैं उस वक्त हाउस जॉब कर रही थी, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। मुझे पता था कि CCU में थे, तो अब ये वो ही विल नॉट सरवाइव। तो वो एक यानी बेटी का रिश्ता बाप के साथ जो होता है, और ख़ास तौर पे उस बाप के साथ जिसने आपको इतनी ताकत दी हो, इतनी मोहब्बत दी हो, उसका इस तरह से जाना फिर बहुत बड़ा चैलेंज था। जब वो गए तो क्या कहा उनसे? कुछ नहीं, उनकी ये की ख्वाहिश थी कि मैं उनका बिज़नेस संभालूं। मैं जानना चाहूँगी कि फिरदौस आशिक अवान ने कितनी मुश्किलात फेस की, और कभी कभी औरत जब मजबूत एक दफ़ा बन जाती है तो फिर उसका कमज़ोर दिखना एक गुनाह समझा जाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए पहला झटका अपने वालिद की डेथ थी, और ज़िंदगी को उस वक्त मैंने हकीकत में देखा। इससे पहले तो एक प्रिविलेज्ड, पैम्पर्ड, एक लाडला बच्चा जिसने जो कहा उसको मिल गया। वो अब्बा हैं, देख लेंगे। कॉलेज आई तो ब्रांड न्यू गाड़ी मुझे दी गई। अरे वाह। कि मैं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं आऊँगी, और वो अपनी पर्सनल गाड़ी, हॉस्टल में किसी के पास गाड़ी होना उस वक्त जो है 90 में किसी के सोच में भी नहीं होगा, लेकिन मुझे दी गई। वाह। छोटी सी बात आपको बता दूं कि मेरे वालिद साहब जब हर महीने आते थे मेरी कैंटीन पे, और मेरा रजिस्टर चेक करके तो उसको ना कैंटीन वाले को बिल दिया करते थे। मेरे अब्बा भी। हाँ जी। एक दिन जो है ना उन्होंने उस वक्त कोई 43,000 के करीब मेरा बिल था। फिरदौस आशिक अवान का कैंटीन का बिल 43,000 एक महीने का होता था। तो रजिस्टर लेके आया कैंटीन वाला, तो वाला साहब ने देखा उसको, तो उसको पैसे गिन के देने लगे। तो जो उनका दोस्त था साथ, वो परेशान हो गया। तो उसने कहा कि मलिक साहब, ये बेटी ने एक महीने में इतना कुछ खा लिया, इतना इसने कैंटीन पे बिल बना दिया एक महीने में, ये क्या किया इसने?
तो वो हंसने लग गए। तो उन्होंने उसे कहा दोस्तों को कि खिलाती होगी। उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें हलफ देता हूँ कि इसमें से इसने एक चीज़ भी खुद नहीं खाई है। और यार ये मेरी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरी बेटी के पास इतने लोग मिलने आए हैं, ये उसने उनको खिलाया है। अक्सर अब्बा की जगह लोग लेना शुरू हो जाते हैं, ताया चाचा या भाई फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी हुआ? अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जो हमारा वो कल्चरल टैबूज थे कि वो ये समझा गया कि अब आपकी शील्ड जो है वो चली शील्ड जा खत्म चुकी हो थी। गई, तो अब वो प्रोटेक्शन जो थी वो उस तरह से जैसे ओनरशिप दस्तयाब होनी चाहिए थी वो दस्तयाब नहीं थी। उसके लिए मुझे फाइट करना पड़ा, स्टैंड लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी और और ये मनवाने के लिए साबित कि करना हम चाहती थी। हाजी आशिक हुसैन की बेटियां हैं Yes. और ये हाजी आशिक की बेवा है। आज भी ये जज्बा है आपके अंदर कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरा जो विजन था। बिल्कुल है। It और shows in you. इंटरेस्टिंगली वो तमाम रिश्ते, वो तमाम हमारे जो उस वक्त ये समझते थे कि हम शायद किसी पे बोझ हैं, जब मैं 2002 में मैंने बनी तो वो सारे रिश्ते जो थे वो सारे बहाल हो गए। और 97 से जो मैंने जदोजहद शुरू की, 2002 में वो जदोजहद जब पार्लियामेंट तक पहुंची तो वो सब जो है उनके लिए मैं प्राइड बन गई। और इस सब में वो मर्द कहाँ गया जिसने सहारा बनना था, जिसने काम करने देना था, जिसने आगे बढ़ने देना था? वो सारे साथ साथ चलते रहे, लेकिन वो चलती रही कि मैं ब्रांड हूँ और मेरे ब्रांड के साथ एडिड ब्रांड हो। और वो जो स्पोर्ट थी जिसमें मैं ये चाह रही थी कि हाजी आशिक की स्ट्रेंथ जो है वो मल्टीप्लाई हो। वो काज जात से दिलचस्पी ज़्यादा थी, काज से दिलचस्पी कम थी। काज क्या थी कि दूसरों के लिए जीना है। वो स्ट्रगल शादी के बाद मुश्किल हुई या आसान हुई? मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप बने ना, कि भी मेरे वालिद ने तो मुझे अपने लिए जीना सिखाया ही नहीं। उन्होंने तो ना मुझे ये ट्रेन किया कि अकेले खाना है, अपने लिए सोचना है, अपनी बात करनी है। इस तरह तो आप मियाँ की सब ब्रांड भी बन सकती थी। नहीं, वो भी चूँकि जो बाहर रह के आता है 16 साल, वो लाइफ का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। आप में और उनमें क्या फ़र्क थे? 4 फ़र्क बताएं। नंबर 1 फ़र्क जो घर का माहौल था, नंबर 1। ओके। दूसरी ट्रेनिंग, तीसरा जो है वो एक मतलब जेस्चर दूसरों के लिए सरवाइव करना, और चौथा ये था कि अपनी ज़ात की नफ़ी। आज औरत अगर अपने लिए शादी का फैसला करे तो क्या चीज़ें सोचे? सबसे पहले तो वो देखिए कि एक वेवलेंथ में होना ज़रूरी है, मेंटली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और दोनों का मिशन मुश्तरका होना ज़रूरी है। आपने अपने एम्बिशन की वजह से खोया क्या क्या एज अ यंग गर्ल एंड एज अ मदर? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो पाया उसके लिए बहुत कुछ खोया। क्या क्या खोया? सबसे पहले अपना सुकून खोया, अपनी ज़ाती ज़िंदगी खोई। वो डॉक्टर फिरदौस जो एक दोस्तों के साथ उसका जो है वो खुशियों के लम्हात और गपशप थी, उस सब को खो के एक मसनूई हसार में कैद कर लिया। और जो हसार जो था वो सारा बनावटी है, जिसके अंदर हकीकत नहीं है, और कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई सच बोलता है तो वो उसके लिए जुर्म है। तो उस माहौल में अपने आप को कैद कर लिया जहाँ पे असली डॉक्टर फिरदौस का वजूद जो है वो ख़त्म हो गया। आपसे गलतियाँ क्या क्या हुई? सबसे पहली गलती तो मुझसे ये हुई कि मैं सियासत में आई, और दूसरी गलती ये हुई कि मैंने यूएन छोड़ी। क्यों छोड़ी थी? इसलिए कि आप 2 साल तो मैंने 2002 से लेके 2004 तक पहला 1 साल जॉब छुट्टी ली विद पे, फिर दूसरे साल छुट्टी ली विदाउट पे, फिर या मुझे ज्वाइन करना था या मुझे रिज़ाइन करना था। तो अल्टीमेटली मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि बड़ा मुश्किल मरहला था। लेकिन जब मैं उस जो आपने कहा ना हरासमेंट,
मैं 28 साल की उम्र में पार्लियामेंट में आ गई थी। और फिर जब मैं पहली दफ़ा मैंने बनी तो एमएम में थी। और वो सारे मुल्ला जितने थे उस असेंबली में थे, और वो फर्स्ट टर्नओवर था ख़वातीन के एम्पावरमेंट का, जिसमें आदत नहीं थी लोगों को कि पार्लियामेंट के अंदर इतनी ख़वातीन आ सकती हैं। उस वक्त ख़वातीन का सियासत में आने का मतलब एक ही था कि जो आवारा औरतें होती हैं वो आती हैं सियासत में। और फिर जब मैं डॉक्टर बनी तो मेरे लिए एडवांटेज ये था कि वहाँ जो मर्दों का एक जहन सोच थी और एक टिपिकल माइंडसेट था, उसको मैंने हराया। क्यों हराया कि मैं जो डॉक्टर बनता है उसको ट्रेन कर दिया जाता है, उसके लिए जेंडर की नफ़ी हो जाती है। अब आज मैं आपके साथ अगर कुछ लम्हात मैंने गुजारे, कुछ बातें की, तो जो तासुर मुझे पड़ा कि यू फील फॉर पीपल, यू आर एम्पैथेटिक लोगों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, और स्पेशली जब वो औरत होती है तो और ज़्यादा। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं चूँकि ओपन इलेक्शन लड़ती हूँ, मैं हल्के की पॉलिटिक्स करती हूँ, मैं सारा टाइम अपने लोगों में होती हूँ। आपकी टीम ने देख लिया है कि सारा टाइम लोगों का मेरे साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन लेवल क्या है। कभी झगड़ा भी हो जाता है और कभी प्यार मोहब्बत भी चलती है। वो सारा मेरा उन लोगों की मेरे से तवक्कुआत है। गुस्सा लेकिन आपके अंदर है? गुस्सा मेरे अंदर उस वक्त आता है जब मैं समझती हूँ कि कोई गलत बयानी कर रहा है और झूठ बोल रहा है। डू यू बिलीव कि आप अग्रेसिव नेचर की हैं? मैं अग्रेसिव होती हूँ, मेरे अंदर ना पेशेंस बहुत है और मेरे अंदर अब्जॉर्प्शन पावर भी बहुत है, और मैं बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हूँ। लेकिन बहुत सारे जिस वक्त जो है वो मैं फटती हूँ तो फिर ओवरफ्लो होता है। फिर यानी आप उसके आगे फिर बंद नहीं बांध सकते। नुकसान उठाया है आपने इस? बहुत ज़्यादा उठाया, और हमेशा जो है वो मेरा गुस्सा जो है उससे मुझे प्रॉब्लम में डाला। अपने सियासी करियर में किसी ऐसे इवेंट के बारे में बताएंगे कि जिसमें आप समझती हैं कि नहीं, अगर आपने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, मैंने कैबिनेट की मीटिंग थी, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, तो गवर्नर हाउस कराची में मीटिंग हो रही थी, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयर कर रहे थे। मेरी टांग टूटी हुई थी, फ्रैक्चर थी। मैं किस तरह जहाज़ से वहाँ पहुँची, फिर गवर्नर हाउस की लिफ्ट में व्हील चेयर पर मैं ऊपर पहुँची। तो जब मैं वहाँ गई तो कायरा साहब ब्रीफिंग दे रहे थे। मैं 5 मिनट लेट हुई। तो जिस वक्त वो ब्रीफिंग दे रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वो ब्रीफिंग नहीं दे रहे, वो मेरे सर पे जूते मार रहे हैं। हाय। उसकी वजह क्या थी कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा काम था ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ब्रीफिंग देनी थी। तो मुझे हर चीज़ दुनिया में आई कैन टॉलरेट बट नॉट माई इंसल्ट, और अपनी डिग्रेडेशन नहीं, क्योंकि इज़्ज़त के लिए सियासत कर रहे हैं, इज़्ज़त के लिए ये सारी जद्दोजहद है, और अगर इज़्ज़त पे हरफ आएगा तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ओके, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, थोड़ी लाइटर बात करते हैं। मोहब्बत हुई आपको ज़िंदगी में? मोहब्बत किस बीमारी का वो नाम है? हवा वाली, वो वायलिन वाली नहीं मोहब्बत किस बीमारी का नाम है ये आज तक मुझे पता नहीं चला। वाकई तुसी सेफ हो कि मोहब्बत किस वायरस का नाम है? यानी आपको वैक्सीन लगी हुई है? नहीं, वैक्सीन मुझे वो फीलिंग है, शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, या शायद मैं उन जज्बों को पहचान नहीं पाती, या क्या। ये जो इन्होंने इतना ज़्यादा अपने करियर पे फोकस रखा वो इसलिए क्योंकि इनको दोस्त अच्छे मिल गए, है ना? तो दोस्त मोहब्बत करने वाले, केयर करने वाले, जो ज़रा सा मेरा प्रॉब्लम होता है वो तस्वीरें लेके बैठे होते हैं। अरे और मुझे मेरे सदके दे रहे होते हैं, मुझे गाइड कर रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप भी उनके वक्त और मेरी जगह पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, और मुझे कह रहे होते हैं कि ये आज ये गलत हुआ है, तुमने आज इसका ये सदका देना है, तुमने ये पढ़ना है, तुमने माफ़ी मांगनी है, तुमने फलां का दिल क्यों दिखाया। तो मेरी इस्लाह कर रहे होते हैं साथ। तो भाई अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आपा के क्लिनिक की तरफ, क्योंकि आपा डॉक्टर हैं। सपोज़ करें आप अपने क्लिनिक में बैठी हैं और कुछ पॉलिटिशियंस आपसे मेडिसिन लेने आए हैं, तो किस किस को कौन सी दवा देंगी या किस चीज़ की दवा देंगी? शहबाज शरीफ? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और उसको जो है वो साइकोथेरेपी की ज़रूरत होगी। बिलावल?
बिलावल को जो है वो मसर रिलैक्सेंट, क्योंकि हाइपर एक्टिव है। मरियम नवाज? मरियम नवाज को जो है वो चूँकि आजकल जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी और उसके साथ तो उन्हें मैं एंटी एजिंग, कोई बोटॉक्स फिलर दे देंगे? एंटी एजिंग। आमिर लियाकत? आमिर लियाकत के लिए मैं कोशिश करूँगी कि उनको थोड़ा सा जो है ना कोई ऐसा टॉनिक मिले कि जिससे जो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है वो ख़त्म हो। फवाद चौधरी? फवाद चौधरी के लिए जो है वो वेट रिडक्शन। आज़मा बुखारी? आज़मा बुखारी को इस वक्त जो सबसे ज़रूरी ही चीज़ जिसको मैं चाहूँगी कि उस तक वो ज़रूर जाए, कार्डियक जो इस वक्त चलता है ना, कि वो फड़फड़ाता है ना जब बंदा, के पैल्पिटेशंस और थ्रिलिंग और वो जो ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ होती हैं। हाँ, ओके, वी गॉट इट। साद रफ़ीक? साद रफ़ीक अब चूँकि उम्र के इस हिस्से में हैं कि उनको जो है वो मल्टी वाइटामिन्स की ज़रूरत है। मुराद अली शाह? मैं समझती हूँ कि एज अ सर्जन उनकी प्रॉपर जो है वो साइकोथेरेपी के साथ साथ उनको एक अच्छे फिजिशियन की भी ज़रूरत है। आसिफ अली जरदारी? जरदारी साहब को तो ऑलरेडी वो थेरेपी पे हैं, तो साइकोथेरेपी तो वो करते रहते हैं लोगों की, तो मेरा हाल है उन्हें जो है वो इस वक्त फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, जाएं आप लोग। जनाब, हम फिरदौस आशिकवान साहिबा के ड्राइंग रूम तक आ चुके हैं और आपको भी ले आए हैं। आपसे अब मैंने ना एक ओथ करवाना है, आपने कैमरे में देख के बोलना है, मैं जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं जो कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। ओके, पहला इल्ज़ाम आपा, स्कूल में आपको मॉनिटर बनकर बदमाशी करने का बहुत शौक था। बदमाशी नहीं, लेकिन अपने अथॉरिटी कायम करने का। दूसरा इल्ज़ाम, आपने अपनी शादी में पहली मर्तबा मेकअप करवाया था। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे वाह, कहीं आपको दाल चावल मिल जाए तो बाकी सब छोड़ देती हैं? ये सच है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती हैं? बॉक्सिंग तो मीडिया से वैसे ही होती रहती है। कौन सा स्पोर्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्रिकेट। तो ये जो आपकी एसी सियालकोट के साथ अभी कुछ सोनिया सदफ के साथ कुछ हुआ था, क्या था ये? कुछ नहीं था, आपकी टीम वहाँ थी। हम लोग जो अवाम के नुमाइंदे हैं या अवाम के साथ जुड़ी जिनकी तवक्कुआत हैं, वो एक जहाँ मिसमैनेजमेंट हो और फिर पुअर गवर्नेंस हो तो यकीनन फिर वहाँ पे तकलीफ़ भी होती है और कुछ जगहों पे फिर आप अपना टेम्पर भी लूज़ कर देते हैं। तो यही वो उस दिन हुआ। इसी गुस्से से रिलेटेड अब अगला इल्ज़ाम है कि बहुत सारे लोग इसको पब्लिसिटी स्टंट भी समझते हैं कि आपको न्यूज़ में रहना आता है। देखिए, मैं तो रोज़ मुझे मौका मिलता है न्यूज़ में रहने का। मेरी जिम्मेदारी ऐसी है कि मैं छुप भी जाऊं तो मुझे ढूंढ निकालते हैं, तो मैं तो चाहती हूं कि मैं छुपूं। जरदारी साहब ने आपको ट्रेजेडी फिल्म्स देखने का मशवरा दिया है? बिल्कुल दिया। क्यों? एंगर मैनेजमेंट को के तौर पे कि जब आप ट्रेजेडी मूवी देखते हैं। अच्छा, तो फिर आप भी मशवरा देते ना उनको? नहीं, मैं तो उनसे सिर्फ ये कहूँगी कि नून लीग की यारी पीपल्स पार्टी पे है भारी। अब आपने देने वन वर्ड आंसर्स, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। आप इन एंकर्स को तो आज आपको मौका दिया जाएगा कि जिन एंकर्स की मैं नाम लूँगी उनसे अगर आज वो जवाब देने बैठे हैं तो आप सवाल क्या करेंगे, और वो एक ही सवाल होना चाहिए। तो कामरान खान साहब, पहला नाम। जितनी स्ट्रेटजीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं चाहूँगी कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी जो है वो भी आप सामने लाएं, क्योंकि कहना और करना तो मुश्किल काम है। तो कब आप पैरेलल जो है वो एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने लाएं। ओके, सना बुच्चा और आपा बस वन लाइनर। थ्योरेटिकल जो एनालिसिस हैं ये अवाम के कान पक गए हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जो है वो कब प्रपोज? वसीम बदामी जो है वो मासूमाना अंदाज जो है आपका, उसको आप हकाइक के साथ जोड़ के तो कब ये साबित करेंगे कि इस मासूमियत के पीछे जो शरारत है और जो इस मासूमियत के साथ जुड़ा फसाद होता है उसका तदारक कब हो? बट वसीम और शाहजेब खानजादा की जहाँ पे बात करते हैं, आजकल दोनों यंग एंकर्स हैं, किन के सवाल फेस करने में आपको ज़्यादा मुश्किल होती है? शाहजेब चूँकि मेरी प्रोडक्ट है, उन्होंने पीटीवी से इसको स्टार्ट किया था और फिर माशाल्लाह से उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। लेकिन मैं उन्हें ये कहूँगी कि ये चबा चबा के
दंदियाँ पीस पीस के जो आप सवालात कर रहे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा जो है, जब आप एक हाइप क्रिएट करते हैं तो आवाम खौफज़दा हो जाते हैं। तो कब प्यार से मीठे लहजे में एक सॉफ्ट फेस के साथ आप लोगों को उनके मसाइल भी बताएंगे, हुकूमत पे तनकीद भी करेंगे, तो हुकूमत की रहनुमाई के लिए कोई ऐसी रेसिपी और फार्मूला भी कब हमें देंगे। हामिद मीर से क्या सवाल करेंगी? हामिद मीर मुंडिया सियालकोटिया। तो सवाल ये है कि सियालकोट के लिए और उस मट्टी के लिए मिल के जो काम करने की ज़रूरत है, वो आप कब जो है वो किरदार अदा करेंगे जो शहर के बेटे को करना चाहिए। ओके, साबिर शाकिर। साबिर शाकिर को भी मैं ये कहूँगी कि आपका जो रोल है, यकीनन आप बड़ी एक अपनी आसान अंदाज से ड्यूटी अदा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है वो उस रोल को मासेस के जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ टिल्ट करें, और साथ साथ जो हमारी इस वक्त रिफॉर्म्स एजेंडा हुकूमत का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कब हाईलाइट करेंगे। ओके, वाह भाई। तो अगर आपको मौका दिया जाएगा तो आप मूवी में काम करेंगी या टीवी शो होस्ट करेंगी? मैं टीवी शो होस्ट। क्या होगा आपके टीवी शो का नाम? मुझे किसी से नफरत ही नहीं है। कौन है जो आपके शो में कभी भी आ सकता है? हर किसी को इजाज़त होगी। अगर को होस्ट आप The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.